Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed about the insurance companies. We discussed the idea behind the insurance companies, basic purposes of insurance companies. As you all know that insurance companies जो हैं basically provide करती हैं safety against the losses. Basically कौन से वो लोग हैं जो insurance companies में involved होते हैं, वो लोग हैं वो people जो लोग risk averse होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आर इन्वॉल्व इन इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनका जो एटीट्यूड होता है वो रिस्क नहीं होता, वो चाहते हैं कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें. इंश्योरेंस कंपनी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है कि आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी इन एक्सचेंज ऑफ फी दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम. ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं. आप लाइक जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की अगेंस्ट माई हाउस कि उसमें कोई भी मसला होगा तो अगर इन केस ऑफ एनी फायर और एनी एम्बिग्यूटी मेरा जो रिस्क होगा वो फुलफिल करेंगी इंश्योरेंस कंपनीज और मैं उसके लिए रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती हूँ. दैट इज द फी. इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि प्रीमियम लेती हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी, मैं भी दोबारा से रिकॉल करती हूँ. दैट इज व्हाई द इंश्योरेंस कंपनीज आर पुट अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि वो फी पे करती हैं, वो पूल ऑफ रिसोर्सेज बनाती हैं एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन अदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, वो अदर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं. तो बेसिकली इनका जो काम होता है ये बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह आता है. तो जिस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बेसिक पर्पज है वही है. ऑल्दो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज भी शेयर मैंने की थी कि बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टिल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा गया है. इंश्योरेंस कंपनीज में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो आपको एक कंपनी दैट इज सेलिंग द इंश्योरेंस, एक वो पॉलिसी होल्डर दैट इज गोइंग टू बाय द इंश्योरेंस. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इंडेमनिफाई होता है कि कंपनसेट अगेंस्ट लॉसेज. एक एग्रीमेंट होता है कि आपको लॉसेज के अगेंस्ट किया जाएगा. फिर हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 7 टाइप्स के हमने देखे थे कि कौन से वो 7 प्रिंसिपल्स हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंश्योरेंस. उसमें था कि आपका एक तो देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी के बिहाफ पे इंश्योरेंस क्लेम कर लें जब तक आप लोगों को खुद कोई लॉस नहीं होगा. इंश्योरेंस के लिए आपने जो भी लॉस अगर आपको होगा तो यू आर लायबल कि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो. इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे यू दैट लॉस. लेकिन अगर आप अपने टीनेज नेबर्स के अगेंस्ट कोई लॉस को कंपेंसेट करने के लिए कहोगे तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट बाउंड टू फुलफिल दैट लॉस. ठीक है, उसके बाद ये कि आपका जो लॉस हुआ है उसकी पर्टिकुलर प्लेस क्या है, उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे इंश्योरेंस कंपनीज नॉट एबल टू कंपनसेट यू. देन आपने देखा था कि इंश्योरेंस अगर आपको इन केस ऑफ एनी लॉस अगर आपको थर्ड पार्टी जैसे कोई कार एक्सीडेंट है उसमें जिस थर्ड पार्टी थी वो अगर कवर कर देती है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर फुलफिल नहीं करेगी आपका लॉस. या तो अगर वो पूरा कर देती तो ठीक है, अगर वो कुछ लिमिट तक करती तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करेगी. फिर हमने देखा था कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ की बात हमने की थी, अगर इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ देखें तो अगर एक ऐसा टाइम था जब वो टाइम जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड हम कह सकते हैं, पीरियड ऑफ 1916 टू 1980, जब आपके इंटरेस्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे थे, आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा था. तो इन दैट पीरियड क्या हुआ था कि आप लोगों को अनसर्टेनिटी थी, तो दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है तो आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता है कि इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है तो लोगों में अनसर्टेनिटी हो जाती है. देयर में भी चांसेस कि आपकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका होता है, आपकी तमाम जो ओवरऑल जितनी भी उस पे है आपके एग्रीमेंट्स वगैरह उसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक बैंक्स वगैरह के ऊपर, बोरोअर्स वगैरह के ऊपर. तो इस तरह तब लोगों को लगा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है दैट इज अ बेटर ऑप्शन इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर योर लॉसेस. फिर लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा, आपको शायद वो ग्राफ याद हो कि इंश्योरेंस कंपनीज में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा. डिक्रीजिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो वो क्यों है, वो इसलिए था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा एनहांस्ड होगी कि दैट इज गेटिंग मोर attractive financial innovative products that are able to hedge your risk. कुछ ऐसे derivatives market जैसे डेवलप हो गए, आपके फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह that also are used to hedging the risk.
तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ कम होगी। और सेकेंडली कंपटीशन ऑन द अदर, लाइक कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये जो दो फैक्टर्स हैं इसने इंश्योरेंस कंपनीज की जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें, आपके हमने इंश्योरेंस की टाइप्स वगैरह डिस्कस की थी, हमने 3 मेन टाइप्स डिस्कस की थी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कैजुअलिटी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमने देखा था कि टर्म इंश्योरेंस होती है, एक होल लाइफ होती है। टर्म इंश्योरेंस जो है एक मैक्सिमम ड्यूरेशन, एक लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है, दैट इज 10 to 20 ईयर्स। होल लाइफ जो होती है पूरी लाइफ के लिए होती है। फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस देखी थी, हमने कहा था वो लोग ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह है। फिर हमने कैजुअलिटी इंश्योरेंस वगैरह देखी। उसके बाद हमने देखा था कि मोनोलाइन इंश्योरेंस का कंसेप्ट डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि मोनोलाइन इंश्योरेंस स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि आपको इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, आपको जो डेटर है उसको क्या करते हैं कि उसकी जो फुल आपकी प्रिंसिपल प्रीपेमेंट्स जो होती हैं वो दी जाती हैं, प्लस आपका जो एक तो होता है कि मंथली जो पेमेंट्स बनती है और एक प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो तमाम का तमाम कवर होता है। नॉर्मली ऐसा इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप को इंश्योरेंस को इतना वाइडली यूज नहीं करती हैं। फिर हमने देखा था कि क्रेडिट रेट स्वैप्स की बात की थी कि किस तरह उसमें भी इंश्योरेंस का कंसेप्ट हमने देखा। फिर हमने देखा कि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग मैनेजर कौन कौन से वो चीजें हमने देखी कि स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उसको इंश्योरेंस कंपनी में किस तरह अपना फंक्शन प्ले करना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस है नॉर्मली। अब तो थोड़ा उसमें भी वहां भी ट्रेंड कम हो गया है। और अगर हम करंट ट्रेंड देखें तो यूएस में $600 ट्रिलियन जो है पोस्टल इंश्योरेंस कंपनीज के पास उनके एनुअल रेवेन्यूज वगैरह हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम उसमें भी आपके इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे, साथ हम पेंशन फंड्स को देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करने के बाद हम पेंशन फंड्स को देखेंगे। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। पेंशन फंड्स में क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, ये तमाम आज के लेक्चर में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इंश्योरेंस जो है उसको रेगुलेट करती है आपकी एक एक्ट। लेकिन पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, पाकिस्तान में इंश्योरेंस जो है दैट इज रेगुलेटेड अंडर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 एक ऐसा ऑर्डिनेंस बनाया गया लॉ में जिसमें आपके लिए तमाम वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की गई कि इंश्योरर का क्या होगा और इंश्योर्ड के लिए क्या होगा। क्योंकि पास्ट ईयर्स में आपने देखा कि इट इज डेवलपिंग एंड फास्टली ग्रोइंग मार्केट दैट इज डिवाइडेड इन 3 कि बहुत सारी मार्केट डेवलप हुई जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 कंपोनेंट्स में, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये 3 मेन क्या होती है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, जनरल इंश्योरेंस क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। देन तब ये डिसाइड हुआ कि एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, एक ऐसा ऑर्डिनेंस का होना बहुत जरूरी है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करे। उनके आपको शायद पिछला याद हो लेक्चर, उसमें जब हमने सोसाइटल इफेक्ट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उसकी वजह से फ्रॉड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो सेम इसी तरह इसमें हम देखेंगे कि किस तरह, इसलिए ये जरूरत पड़ी कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस होना चाहिए दैट इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम डेवलप किया पाकिस्तान में इन अप्रैल 1948 एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसमें क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस बनाया था, उसको डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तौर पे फर्स्ट टाइम जो है अप्रैल 1948 में डेवलप किया। उसमें उसका मेन जो डिपार्टमेंट का जो एम था वो ये था कि इज टू टेक केयर ऑफ द अफेयर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसको उसने रखा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, लेकिन जो उसका मेन पर्पस था वो क्या था, टू टेक केयर द अफेयर्स रिगार्डिंग टू द इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी मैटर्स हैं उनको देखना। आउट ऑफ 54% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल जीडीपी, इंश्योरेंस अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस ऑक्यूपाई 24% ऑफ द सेक्टर। तो इसमें इस जो ये रेगुलेशन था, इसलिए ये रेगुलेशन, ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड हुआ इन ऑर्डर टू लुक अप द मैटर्स एंड अफेयर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, ताकि इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, उनके जो भी कोई ऐसे कुछ वीक पॉइंट्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। फुल फ्लैज एक रेगुलेशन बनाएगी। अब अगर हम पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के नाम सुने जो बहुत ज्यादा वेल नोन है, बीमा पाकिस्तान कंपनी,
EFU लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, अगर नहीं भी तो मीडिया में आप देखें हमारी एडवर्टाइजिंग, इसमें एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे होते हैं, तो एक कमाल वाला एडवर्टाइजमेंट है, और भी बहुत सारे EFU लाइफ इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे होते हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये पाकिस्तान में 5 ऐसी वेल नोन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में अपना फंक्शन प्ले करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंश्योरेंस की टाइप डिस्कस की थी, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कैजुअलिटी इंश्योरेंस देखा था। अब हम कुछ और तरह के इंश्योरेंस को देखेंगे। ऑटो इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट व्हीकल। Auto insurance protects the policyholder against financial loss in the event of incident involving a vehicle they own, such as in the traffic collision। कि कोई ऐसा व्हीकल के अगेंस्ट हो, इसमें आपकी कार्स, कोई भी व्हीकल हो सकता है, अगर कोई ट्रैफिक कोलिजन वगैरह हुआ है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ऑटो इंश्योरेंस कवर्स दैट लॉस। उसमें क्या है, आपके कवरेज टिपिकली इंक्लूड्स प्रॉपर्टी कवरेज और फॉर डैमेज टू और थेफ्ट ऑफ द कार, कि आपकी प्रॉपर्टी कवरेज है जिसमें आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है या आपकी गाड़ी चोरी वगैरह हो जाती है। फिर लाइबिलिटी कवरेज है। लाइबिलिटी कवरेज में क्या है कि फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स फॉर इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज, जिसमें कोई आपकी इंजरी वगैरह हुई है। मेडिकल कवरेज है कि जितनी भी इंजरीज वगैरह उनका मेडिकल आपको कवरेज दी जाती है। देखिए, एक ही इंश्योरेंस है ऑटो इंश्योरेंस, जिसमें आगे 3 तरह की इंश्योरेंसेज आ रही हैं। पहले तो एक आ रही है प्रॉपर्टी, कि आप गाड़ी को कोई नुकसान हुआ है। लाइबिलिटी कवरेज कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई ऐसी, अगर आपकी गलती थी तो थर्ड पार्टी को जो फुलफिल करना है वो भी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है। और थर्ड क्या है, मेडिकल कवरेज, कि अगर आपको कोई इंजरी या आपकी किसी उसमें आया तो वो मेडिकल कवरेज भी करेगी। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम्स रिक्वायर ड्राइवर्स टू बाय सेम बट नॉट ऑल ऑफ दीज कवरेजेस, कि वो यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो ऑटो इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन तमाम किस्म के कवरेजेस नहीं आते। व्हेन अ कार इज यूज्ड एज कोलैटरल फॉर अ लोन, द लेंडर यूजुअली रिक्वायर्स स्पेसिफिक कवरेज। और अगर आप कोई लोन लेते हैं अपनी कार को कोलैटरल लिखवा के, प्लेज करा के, ठीक है, तब भी लेंडर जो है वो इस तरह की स्पेसिफिक कवरेजेस वगैरह ले लेती हैं। देखिए, ऑटो इंश्योरेंस में हमने देखा कि 3 तरह की ऑटो इंश्योरेंस जो है उसके इटसेल्फ अंदर 3 तरह की कवरेजेस हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनीज, देखिए इस तरह, इसलिए लोग ज्यादातर जो हैं वो अपनी गाड़ी वगैरह को करते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह की जो कंपनीज 3 तरह के लॉसेस को फुलफिल कर रही है। एक तो आपकी प्रॉपर्टी लॉस जो आपकी गाड़ी का हुआ, फिर लाइबिलिटी की जो आपकी लाइबिलिटी बनती थी टू थर्ड पार्टी इन केस ऑफ योर मिस्टेक, और थर्ड क्या है, मेडिकल कवरेज। फिर बात करेंगे गैप इंश्योरेंस। गैप इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एक्सेस अमाउंट है लोन पे उसको फुलफिल करती है। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी स्पेसिफिक पॉलिसीज, इट माइट और माइट नॉट कवर द डिडक्टेबल एज वेल। वही बात है कि आपकी क्या पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इन सम केसेस इट विल कवर द डिडक्टेबल, ऑन अदर केसेस इट विल नॉट, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या है कि दिस कवरेज इज मार्केटेड फॉर दोज हु पुट लो डाउन पेमेंट्स, कि जिसमें आपकी डाउन पेमेंट्स कम हो, हैव हाई इंटरेस्ट रेट, कि आपका इंटरेस्ट रेट इन लोन पे बहुत ज्यादा हो, और दोज विद 60 मंथ और लॉन्गर टर्म्स। देखिए, गैप इंश्योरेंस में एक तो ये कि वो आपकी एक्सेस अमाउंट को कवर करेगा, फुल अमाउंट को कवर नहीं करेगा। फर्दर इसमें ये कि समटाइम्स इंश्योरेंस कंपनीज आपके डिडक्टेबल को कवर करेंगी और समटाइम नहीं करेंगी। और इसमें क्या है इस कवरेज में कि एक क्या क्या आता है, हु पुट लो डाउन पेमेंट्स, जिन्होंने अपनी डाउन पेमेंट्स कम की हैं, इंटरेस्ट रेट उनके लोन पे बहुत ज्यादा है, और जो मैच्योरिटी पीरियड दोज विद 60 मंथ्स। Gap insurance is typically offered by your finance company when you first purchase your vehicle। आप जब फर्स्ट टाइम अगर कोई व्हीकल परचेज करते हो तो आपको गैप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है जो आपकी फाइनेंस कंपनी आपको ऑफर करती है। मोस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर दिस कवरेज टू कंज्यूमर्स एज वेल। इफ यू आर अनश्योर इफ गैप कवरेज हैज बीन परचेज, यू शुड चेक योर व्हीकल लीज और परचेज डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपको नहीं पता तो आप अपने लीज एग्रीमेंट, अगर आपने लीज पे लिए या परचेज डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन्ड होगी।
देन अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज एक्सीडेंट, सिकनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। हेल्थ की तो हमने बात ऑलरेडी की थी, हेल्थ इंश्योरेंस की भी और लाइफ इंश्योरेंस की भी। अब हम देखेंगे एक्सीडेंट, सिकनेस। इसमें क्या है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगर आप जो है डिसेबल हो जाते हैं या कोई ऐसी इंजरी आ जाती है। उसमें क्या है, आपने सुना होगा कि लाइक कोई भी इस कंपनी में ड्यूरिंग द अगर वो वर्क टाइमिंग्स में उसको कोई ऐसी इंजरी वगैरह आती तो कंपनीज आर लायबल टू पे दैट। ठीक है, उसमें क्या है कि ये आपको मंथली सपोर्ट भी करती है टू हेल्प पे सच ऑब्लिगेशंस लाइक एज मॉर्गेज लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी पॉलिसीज आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ सिकनेस क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन किस तरह की है। ठीक है, इसमें आपको 6 फिगर इनकम जैसे डॉक्टर्स को, लॉयर्स वगैरह को। शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर द पर्सन फॉर पीरियड्स। शॉर्ट टर्म जो होती है वो 6 मंथ तक कवर करती है और आपको हर महीने कुछ बेसिक स्टाइपेंड पे किया जाता है ताकि आप जो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उनको फुलफिल कर सकें। और लॉन्ग टर्म जो इंश्योरेंस होती है वो मोर देन 6 वो मतलब 1 ईयर या उससे ज्यादा की होगी। उसमें आपको परमानेंटली बेसिस पे भी दिया जा सकता है और कुछ टाइम लिमिट भी डिफाइन की जा सकती है। इसमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑफन ट्राई टू encourage the person back into employment in preference to and before declaring them unable to work at all and therefore totally disabled। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आपको उसमें ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई होती हैं कि जिस तरह आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह भी देना है तो उसके लिए क्या टर्म्स हैं आपकी। उसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह होती है कि आपकी किस किस्म की सिकनेस है, किस किस्म का आपका डिसेबिलिटी वगैरह है। डिपेंडिंग ऑन दैट आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन वो आपको प्रोवाइड करती है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। डिसेबिलिटी ओवरहेड इंश्योरेंस क्या करती है, दैट अलाउज द बिजनेस ओनर्स टू कवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ देयर बिजनेस व्हाइल दे आर अनेबल टू वर्क। इसमें क्या है, डिसेबिलिटी ओवरहेड में क्या होता है कि जब आप डिसेबल हो जाते हो, आप काम नहीं कर सकते हैं, तो जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज फुलफिल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप इंश्योर्ड हो, डिसेबिलिटी ओवरहेड इंश्योरेंस आपने ली हुई है, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप डिसेबल हो जाते हो या इन केस ऑफ एनी आपकी कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट में आपको फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, आप काम नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे द ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस में जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करेगी। देन टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या करती है कि जब बंदा परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसमें आपकी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दी जाती है और उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करती है ऑन परमानेंट बेसिस। वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस क्या होती है, रिप्लेसेस ऑल और पार्ट ऑफ द वर्कर्स वेजेस। कि अगर आपकी कोई वेजेस वर्कर वेजेस जो है वो गुम हो जाते हैं या उसको नहीं किए जाते या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको वहां कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगी। कैजुअलिटी क्या होती है कि अगेंस्ट एक्सीडेंट्स वगैरह, या आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी कैजुअलिटी होगी, डेथ वगैरह, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह करेंगी। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आपको उसमें डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं एक्सीडेंट में, जैसे आपकी ऑटो इंश्योरेंस की बात की थी, कोई डिसेबिलिटी वगैरह भी आ सकती है, तो इन दैट केस भी जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज गिव्स यू द प्रिविलेज। क्राइम इंश्योरेंस क्या है, ये भी एक दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कैजुअलिटी इंश्योरेंस दैट कवर्स द पॉलिसी होल्डर्स अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। देखिए कोई ऐसा है कि इसमें क्रिमिनल एक्ट की बात आई है, देखिए आप कंपनी जो है वो आपसे इंश्योर्ड है और कंपनी किसी दूसरे के कोई बिजनेस करती है तो सेकंड पार्टी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट की वजह से आपकी उस कंपनी जो इंश्योर्ड है उसको कोई लॉस होगा तो दैट इज नोन एज अ क्रिमिनल लॉस और दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस क्या है, ये एक ऐसा रिस्क है जो पॉलिटिकल रिस्क के साथ है। जैसे आप पॉलिटिकल रिस्क, आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, इस तरह इसमें जैसे आपका पॉलिटिकल रिस्क जब जाहिर हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह का भी समहाउ आ जाता है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वगैरह होती है तो उसकी वजह से आपकी प्राइस इंस्टेबिलिटी वगैरह आ जाती है, तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनीज आर लायबल टू गिव यू द कंपनसेशन। एक और बहुत टाइप की बुरियल
बरियल इंश्योरेंस जो है बहुत ज्यादा ओल्ड टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। ये ग्रीक्स और रोमन्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी इन द पीरियड ऑफ 600 सी। इसमें क्या है कि एट द डेथ ऑफ द पर्सन जो इसमें फनरल एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करेंगी और उसमें डेथ के टाइम होता है। और ये इसमें ये होता है कि आपकी अदर देन आपकी जो उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी जो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कंपनसेट करेगी। अब हम बात करेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स की बात करें कि अक्रॉस द वर्ल्ड क्या आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी, सारे इंश्योरेंस प्रीमियम आप तभी लेते हो जब आप इंश्योरेंस सेल आउट करते हो। दैट इज ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम की रेशियो जो है 2.7% इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स इन 2010 थी और जो बाद में 4.3 ट्रिलियन में चलेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं वो इंक्रीज हुए 3.2% इन 2010 एंड नॉन लाइफ प्रीमियम्स इज बाय रेशियो 2.1%। विद इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज saw an increase in premiums of around 1.4%. Insurance markets in emerging economies saw rapid expansion with 11% growth in premium income। यानी कि वो इमर्जिंग मार्केट के साथ इंश्योरेंस ने बहुत ज्यादा ग्रोथ उसकी बता रहे। ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री was sufficiently capitalized to withstand the financial crisis of 2008 and 9 and most insurance companies restored their capital to pre-crisis level by the end of 2010। वही बात है, जो क्राइसिस वगैरह हुए उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बहुत ज्यादा वो किया। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 और 9 का था, उसमें बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है कैपिटलाइज्ड हो गई। ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ ऐसे एडवांस इकोनॉमीज बनी जो फॉर द बल्क ऑफ ग्लोबल इंश्योरेंस। जो आपका यूरोप है वो एक ऐसी रीजन है जिसमें आपका 2010 में $1.620 थे, नॉर्थ अमेरिका में 1409 थे, एशिया में 1161 थे। इसमें ये सारा मतलब आपको डिफरेंट ये फिगर्स ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड उसका क्या प्रीमियम रहा, उसका बेनिफिट मतलब वो किस तरह उसने ग्रोथ की। रेगुलेटरी डिफरेंस, जिस तरह हमने पाकिस्तान में बात की कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस बनाया गया है। देखिए, जो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, इसलिए बात करते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में 1980s के टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ने रैपिडली ग्रोथ की थी। उसमें क्या है, उसमें जो इंश्योरेंस है वो रेगुलेट होती है मैककैरन फर्गसन एक्ट। इसमें क्या है, विद पीरियोडिक प्रपोजल्स फॉर द फेडरल इंटरवेंशन। उसमें क्या है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपकी फेडरल इंटरवेंशन वगैरह होती है। ठीक है, और ये जो एक्ट है दैट इज liable in order to regulate the insurance companies in the US। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो थर्ड नॉन लाइफ डायरेक्टिव एंड थर्ड लाइन डायरेक्टिव बोथ पास्ड इन 1992 एंड इफेक्टिव 1994 क्रिएटेड अ सिंगल इंश्योरेंस मार्केट इन यूरोप एंड अलाउड इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर एनीवेयर इन द यूरोप। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। फिर इसी तरह उसमें एक एक्ट बनाया गया सेनेट काउंसिल इन 2005, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1973। ठीक है, उसको फिर रिफॉर्म किया गया 1982 में। ये डिफरेंट रेगुलेटरी डिफरेंस है जो डिफरेंट अक्रॉस द बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। कैन प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड। देखिए, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पीस ऑफ माइंड, ये कि देखिए आपकी कोई भी अनसर्टेनिटी हो, आपको ये सुकून है कि आपका कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर टू कंपनसेट यू। ठीक है, आप अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई लॉस होता है इन केस ऑफ एनी थेफ्ट वगैरह, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपने मतलब आपको हर अगर आपने ऑटो इंश्योरेंस वगैरह लिए तो आपको हर टाइम ये नहीं है कि आप अनसर्टन नहीं रहते हो। आपको पता है कि इन केस ऑफ एनी लॉस इंश्योरेंस कंपनीज आपको फुलफिल करेंगी। शॉर्ट टाइम कवरेज, इसमें क्या है कि आपको अनदर गुड थिंग अबाउट द इंश्योरेंस दैट यू कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ कवरेज, कि आप अपनी कवरेज की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। यू कुड चूज अ शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स, कि देखिए आपकी डिफरेंट टाइप की अगर आपकी शॉर्टर टर्म नीड्स हैं तो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की ले लो, और अगर आपका लेंथ ऑफ टाइम ज्यादा है तो आप शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस ले लो। यानी डिपेंड करता है, इसमें आपको ये नहीं है कि आपकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है। लॉन्ग टर्म कवरेज में क्या है कि अगर आपकी कोई ऐसी लाइफ टाइम
इन सम केसेस ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि लॉन्ग रन में लिया तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कवरेजेस। फिर टैक्स फ्री मनी। टैक्स फ्री मनी क्या है कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स जो है दैट जो फंड्स होते हैं दैट आर टैक्स डेफर्ड। ठीक है, इसमें आपकी जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उसमें आपकी कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होती। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है। क्यों, आप देखिए आपको प्रीमियम वगैरह पे करना पड़ता है और आप प्रीमियम पे करते हो और आपको अगर आपका देखिए जरूरी नहीं है अगर कोई लॉस ही नहीं होता तो आपको उतना ही मिलेगा, तो दैट माइट बी एक्सपेंसिव। प्राइसिंग प्रीमियम्स वगैरह कि आपके प्रीमियम रेट्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका पब्लिक में मिसकंसेप्शन बन जाती है तो आपको क्लेम्स जो है आपके पे नहीं किए जाते और यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई सम रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करेंगे पेंशन्स की। बिफोर स्टार्टिंग द पेंशन्स मैं आपको एक दफा इंश्योरेंस के कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब हम पेंशन्स की तरफ आएंगे तो फिर हम पेंशन स्टार्ट कर देंगे, इसलिए जो इंश्योरेंस में डिस्कस किया मैं इसको ब्रीफ आपको एक दफा समराइज कर दूं। प्रीवियस लेक्चर भी हमारा इंश्योरेंस के बारे में था। ये जो लेक्चर था इंश्योरेंस के बारे में, इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस बताई। लाइक ऑटो इंश्योरेंस जो है वो किस तरह आपको कवरेज प्रोवाइड करती है। ऑटो इंश्योरेंस इट्स सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ कवरेज आपको प्रोवाइड करती है। एक प्रॉपर्टी कवरेज है, आपकी गाड़ी वगैरह को या प्रॉपर्टी को जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनको कोई भी लॉस हुआ है तो दैट मस्ट बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। फिर हमने बात की थी मेडिकल कवरेज के, अगर आपकी जाहिर है अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर है, जो भी कोई इंजरी आई है दैट ऑल्सो कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द मेडिकल कवरेज। फिर लायबिलिटी कवरेज, अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपकी कोई लायबिलिटी थी दैट माइट बी ट्रांसफर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनीज, हियर आल्सो इंश्योरेंस कंपनीज आर लायबल। तो देखिए खाली ऑटो इंश्योरेंस में देखिए इंश्योरेंस कंपनी 3 तरह की कवरेजेस आपको प्रोवाइड कर रही है। फिर हमने बात की थी बड़ियल इंश्योरेंस की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो ग्रीक्स एंड रोमन्स ने बनाई थी। उसमें क्या था कि अगर एट द टाइम ऑफ डेथ आपकी जो फनरल एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी लाइफ के कुछ जो आपके बाकी रेस्ट ऑफ लाइफ मेंबर्स हैं उनको भी कंपनसेट किया जाता है। फिर हमने कैजुअलिटी इंश्योरेंस की बात की थी, जिसमें यह था कि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी वगैरह, उसमें हमने बात की थी कि इनएबिलिटी ओवरहेड, अगर उसमें कि आप इनएबल हो जाते हो डिसेबल हो जाते हो और आपने इंश्योरेंस कराई हुई है तो जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे ड्यूरिंग द पीरियड कि आप डिसेबिलिटी के पीरियड में वो इंश्योरेंस कंपनीज फुलफिल करेंगी। वेज कंपनसेशन वगैरह में भी होता है कि अगर आपकी वेजेस वगैरह में कोई मसला हो जाता है तो अगेन इंश्योरेंस कंपनीज आर हियर टू प्रोवाइड यू सेफ्टी। फिर हमने बात किया था अक्रॉस द वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनीज का क्या ट्रेंड रहा। आपने देखा कि अमेरिका में मैंने आपके साथ शेयर किया फिगर, यूरोप में, एशिया में इंश्योरेंस कंपनीज का एक रैपिड ट्रेंड रहा। फिर हमने बात की थी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट रेगुलेशन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000 था जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगी। फिर ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रैल 1948 में एक ऐसा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गया, दैट आर रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मैटर्स रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कंपनीज। फिर हमने बात की कि पाकिस्तान में किस तरह इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। हमने अमेरिका की बात की तो वहां पे भी एक एक्ट था जो मैकग्रीन एक्ट था, मैककैरन एक्ट था जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, हर कंट्री में एक अपना अपना है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। यूके में कुछ और है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है दैट इज वन ऑफ द वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपको क्योंकि लॉसेस के अगेंस्ट प्रोवाइड करेंगे। एडवांटेजेस की बात करें हम तो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है, आपको पता है कि यू आर श्योर कि अगेन इन एनी लॉस आपको इंश्योरेंस कंपनीज फुलफिल करेंगी। Now we are going to discuss the another interesting concept, that is pensions. Pensions का मतलब क्या है? All of you are very much aware from the word pensions. ठीक है, आप लोगों से मेरा सवाल ये कि बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि आप मुझे ये बताएं कि पेंशन्स होती क्या हैं। पेंशन हम किसे कहते हैं? पेंशन बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि अगेन पेंशन अ कंसेप्ट दैट कवर्स अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेंशन में भी वही होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेसिक पर्पस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि आप अपने अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, कि आपकी ट्रांसफर ऑफ फंड्स है फ्रॉम दोज पीपल हु हैव एक्सेस
सेविंग्स दोज हु आर यूज ऑफ देम, ठीक है। और पेंशन के लिए पेंशन में भी बिल्कुल सेम उसी तरह होता है। अब मैं आपको बताती हूँ पेंशन का कंसेप्ट होता क्या है। अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट प्लान यूजुअली टैक्स एक्सेम्प्टेड, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, बेसिक ये टैक्स एक्सेम्प्टेड होता है, देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्सेशन नहीं होती। और पेंशन क्या होती है, रिटायरमेंट प्लान, कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है आपका, अगर आप लाइक आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप सुनते हो कि पेंशन वगैरह मिलती हैं, wherein the employer make contribution towards a pool of funds set aside for employees future benefit। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे पेंशन फंड्स वगैरह हैं, वो एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे कुछ ऐसे जो फंड्स वगैरह हैं वो कंट्रीब्यूट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई, कि जो आपकी मंथली डिडक्शंस वगैरह होती हैं, उन मंथली रिडक्शंस को एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉईज फ्यूचर बेनिफिट्स। वो कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस होती हैं जिसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट हो। द पूल ऑफ फंड्स इज देन इन्वेस्टेड ऑन द एम्प्लॉईज ऑफ बिहाफ। उस पूल ऑफ फंड को फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है एम्प्लॉईज बिहाफ पे, अलाउइंग द एम्प्लॉय टू रिसीव बेनिफिट्स अपॉन रिटायरमेंट, और उसको एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइप बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए इस केस में आप अगर देखें तो इसमें जो मेन चीज आपने देखी होगी कि वही बात है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉय से मंथली रिडक्शन करता है, आपके रिसोर्सेज को आपके पास आता है और उसको फर्दर इन्वेस्ट करता है इन ऑर्डर टू गिव द फ्यूचर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट। In many ways, a pension plan is a method in which employee transfers part of his or current income towards retirement income। इसमें क्या होता है, एक और बात कि उसकी जो अभी पार्ट पेमेंट है, यानी देखिए उसकी अगर लेट्स सपोज एक बंदे की इनकम है 60,000, उसमें से 2 और 3,000 वो कंट्रीब्यूट करता है पेंशन में, तो पार्ट ऑफ हिज इनकम उसको फर्दर कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। पेंशन्स को हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि पेंशन्स जो है उसमें ये है कि ये कैसा मेथड है जिसमें एम्प्लॉय अपनी पार्ट ऑफ इनकम जो करंट इनकम है उसको इन्वेस्ट करता है टुवर्ड्स रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स। 2 तरह के प्लान्स हैं, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान और एक कंट्रीब्यूशन प्लान्स। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है कि एम्प्लॉयर गारंटीज दैट द एम्प्लॉय विल रिसीव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ बेनिफिट अपॉन रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉय सर्व कर रहा होता है, वो गारंटीड होता है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेंगे ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट पूल। इसमें क्या है कि आपने टर्म्स डिफाइंड कर दिए कि आप ये नहीं देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पूल की परफॉर्मेंस क्या, माइट पॉसिबली वहां पे कोई लॉस हो। एम्प्लॉयर का ये एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट होता है कि एम्प्लॉयर इज लायबल टू गिव द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। ये नहीं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कह दे कि जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या उसमें कुछ लॉसेस थे, नहीं। जो एम्प्लॉयर है फुली बाउंड है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहते हैं। ये डिफाइंड होता है एट द टाइम ऑफ, मतलब स्टार्ट होता है तो तुम्हें डिफाइंड होता है। और इन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयर मेक्स प्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉय, कि उसमें एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, बट द फाइनल अमाउंट ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती, जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अगर हम देखें तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है वो ज्यादा एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। अब देखें अगर नॉर्मली आप देखें डिफाइंड, अगर आप क्योंकि जो आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर काम कर रहा होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का ये लॉस है कि देखिए उसने कोई इन्वेस्टमेंट की तो उसका जो अल्टीमेटली उसका जो लॉस है वो आपके एम्प्लॉय को हो रहा है। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या है कि एम्प्लॉय को एक डिफाइंड अमाउंट पता है कि मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगी, ही इज वेरी मच सर्टेन। पेंशन प्लान को अगर हम एक और तरह से देखें तो दैट इज एन एसेट पूल that accumulates our individual's working years and is paid out during non-working years। ये एक रिसर्चर ने फेडरिक मिशिगन की बुक में ये एक एग्जांपल कोट की, डेफिनेशन कोट की कि पेंशन प्लान जो है इज एन एसेट,
ठीक है, ये एक एसेट पूल है जिसमें क्या होता है कि जो आपके जो इंडिविजुअल्स के जो वर्किंग पीरियड्स हैं उसी में उसकी इनकम को लेके एक्युमुलेट किया जाता है और एट द टाइम ऑफ नॉन वर्किंग ईयर्स उसको पे किया जाता है। इसमें क्या है, डेवलप्ड that is pensions is developed as Americans began relying less on the children for care during later years। ये पेंशन प्लान्स क्यों बने थे, इसके पीछे जो अगर इसका पीछे जो हम देखें कि इसका मतलब क्या विजन था, तो आपको पता है कि अगर हम अमेरिका की बात करें या यूएस में या यूरोपियन नेशंस में, अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट। वो अपने पे रिलाय करते हैं, वो अपने चिल्ड्रन पे रिलाय नहीं करते ड्यूरिंग द ओल्ड। इसमें यह था कि आपको एक ऐसा एडवांटेज है कि जब आप काम नहीं कर सकते तो आपको एक अमाउंट मिलती रहती है इन ऑर्डर टू कवर योर एक्सपेंसेस। ठीक, डिफाइंड बेनिफिट प्लान को हम थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपके साथ करती हूँ। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो भी थी, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये किस तरह आप करते हैं, इज अ टाइप ऑफ, इसको एक और एंगल से मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। इज अ टाइप ऑफ पेंशन प्लान इन विच एम्प्लॉयर स्पॉन्सर प्रोमिसेस स्पेसिफाइड मंथली बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट, कि आपको स्पेसिफाइड मंथली बेनिफिट्स मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दैट इज प्री डिटर्मिन्ड बाय अ फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला के तहत बनेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज अर्निंग हिस्ट्री। देखिए इसमें क्या है कि आपको बेनिफिट तो मिलेगा मंथली बेनिफिट, लेकिन डिपेंड करता है ऑन एम्प्लॉयज अर्निंग हिस्ट्री, टेन्योर ऑफ सर्विस एंड एज। उसकी अर्निंग हिस्ट्री क्या है, उसकी सर्विस की टेन्योर पीरियड क्या है, उसकी एज क्या है, रादर देन डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक एंटिटीज जो हैं और लार्ज नंबर ऑफ कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एज अ मीन्स ऑफ कंपनसेटिंग वर्कर्स इन ल्यू ऑफ इंक्रीज्ड पे। ठीक है, नॉर्मली जो हम देखें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कॉर्पोरेशन, बैंक्स, जो भी आपको पेंशन देते हैं वो उनका जो होता है वो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान होता है। वो आपको शुरू में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आप सैलरी देखी जाती है, आपका टेन्योर पीरियड देखा जाता है, उसी टाइम वो डिफाइन कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक हम इसका जो फॉर्मूला है अगर देखें वो क्या है, एनुअल रिटायरमेंट पेमेंट इज इक्वल टू 2% इंटू एवरेज ऑफ फाइनल 3 years इनकम। 2% है उसकी एक लिमिट, इंटू एवरेज ऑफ फाइनल 3 years इनकम एंड इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर हम फर्दर इसको देखें, इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो डिफाइंड पेंशन प्लान जो है दैट इज अ बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर कि टू प्रॉपरली फंड द एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आउट। उसकी लायबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि वो जो रिटायरमेंट वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स करे ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको कोई लॉस ना हो, क्योंकि अगर डिफाइन में अगर उसको लॉस होता भी है तो एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फुली फंडेड, sufficient funds are available to meet payouts, overfunded funds exceed the expected payouts, और underfunded जब funds जो है आपके required benefits को fulfill ना कर सके। फिर बात होती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स की। वो एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको डिपेंड करता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे आउट करेगा। इसमें क्या आप प्लान वेयर अ सेट अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर रिटायरमेंट बट बेनिफिट्स पे आउट इज अनसर्टन, कि आपकी अमाउंट तो इन्वेस्ट होती है बट जो बेनिफिट्स हैं वो अनसर्टन है। इसमें क्या है, प्राइवेट पेंशन प्लान्स हैं, एनी पेंशन प्लान सेटअप बाय एम्प्लॉयर्स, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, ये प्राइवेट फर्म्स नॉर्मली करती हैं। और पब्लिक पेंशन प्लान्स, एनी पेंशन प्लान सेट बाय गवर्नमेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे मिनी केस, जो आपकी फ्रेडरिक मिश्किन की बुक में है। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ कि मिनी केस पावर्स ऑफ पेंशंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेज नंबर 534 में है आपका पावर्स ऑफ द पेंशंस। इसमें क्या था कि आपकी जो ग्रोथ ऑफ पेंशन प्लान से उसके बारे में बताया गया है। मैनेजर्स ऑफ पेंशंस हैव गेन्ड द एबिलिटी टू एक्सरसाइज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स, कि जो आपके पेंशन मैनेजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल दिया जाता है आपकी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पे। फॉर एग्जांपल, पेंशन फंड्स रिसेंटली डिफीटेड मैनेजमेंट स्पॉन्सर्ड एंटी टेक ओवर प्रॉक्सी प्रपोजल्स एट हनीवॉल।
इसमें क्या है, द स्टेटेड मिशन क्या था काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, टू इनकरेज ट्रस्टीज टू टेक एन एक्टिव रोल, कि आप अपने ट्रस्टीज को इनकरेज करें टू टेक एन एक्टिव रोल इन एश्योरिंग दैट कॉर्पोरेट एक्शंस आर नॉट टेकन एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन ना हो जो शेयर होल्डर्स की कॉस्ट पे आप ले रहे हो। अब मैं बेसिकली बताती हूँ इसमें है क्या, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। आप इसको आप जाके 534 में देखेंगे, उसमें आपको बहुत इसमें पेंशन्स के बारे में ही है कि देखिए आपको इसमें ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे ट्रस्टीज को इनकरेज करते हैं कि ऐसे एक्टिव रोल्स में वो इन्वॉल्व हो कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ना हो। प्राइवेट पेंशन प्लान एसेट्स, ये एक पाई चार्ट है जो आपको बता रहा है कि प्राइवेट पेंशन प्लान के क्या एसेट्स हैं। पर्पल कलर में स्टॉक्स नजर आ रहा है, दैट हैज अ वैल्यू ऑफ 66.32%, यानी सबसे ज्यादा जो एसेट्स इन्वॉल्व है वो स्टॉक्स में है। देन मैरून में मिसलेनियस, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 13.69%। पर्पल कलर में कैश है, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 2.07%। मस्टर्ड में टाइम डिपॉजिट्स हैं, इसकी रेशियो 1.33% है। ग्रीन कलर में ओपन मार्केट पेपर है, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 0.49%। ब्लू कलर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और ग्रीन में डार्क ग्रीन कलर है, ये कॉर्पोरेट एंड फॉरेन बॉन्ड्स है। ये बता रहा है कि आपके 2009 के पीरियड में आपके पेंशन प्लान्स जो हैं उसके एसेट्स बता रहे हैं प्राइवेट पेंशन प्लान्स के। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि ये भी एक पेंशन प्लान की तरह है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको करंट फंडिंग जो है पार्शियली पे की जा रही टू पे द करंट बेनिफिट्स। आपकी जो करंट फंडिंग है उसको यूज किया जा रहा है। देखिए एक तो आपने बात की थी कि करंट फंडिंग को जो आपकी करंटली है उसको आपका एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देगा, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपकी करंट फंडिंग है वो पार्शियली यूज हो रही है, आपको करंट बेनिफिट्स भी देगी और पार्शियली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स इज फेलिंग वाइल प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ टायर्स, कि जो प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो गिर रहे हैं और आपके रिटायर्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, विच विल कॉज प्रॉब्लम इन ईयर्स टू कम इफ नॉट। उसमें क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और आपके जो रिटायरीज हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो देखिए जब आपके वर्कर्स कम है और रिटायरीज ज्यादा हैं तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस आ जाएगा, और इस केस में एम्प्लॉयर को अपने रिटायरमेंट्स को पे करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। एम्प्लॉयर इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो अपने रिटायरमेंट के दे सके, इस डिफरेंस को कम होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी एसेट्स, ठीक है। अब ये मैं एक बार चार्ट आपको दिखा रही हूँ, ये सोशल सिक्योरिटी फंड एसेट्स जो है फॉर द पीरियड ऑफ 1967 से 2009 तक। आप देखें 1967 से लेके 1985 तक बहुत कम इसकी ग्रोथ थी, देन एकदम रैपिड ट्रेंड, इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आया इन द पीरियड ऑफ 1985, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये एक और आपको सोशल सिक्योरिटी एसेट्स का मैं चार्ट दिखा रही हूँ। इसमें क्या है कि आपका एक पीरियड ऑफ 2005 से 2040 तक दिखाया गया है, एंटिसिपेट किया गया है प्रोजेक्टेड सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड एसेट्स को। तीन तरह नजर आ रहे हैं, एसेट्स, आउटको और इनकम। कि आप देखें आपके एसेट्स क्या है, इनकम क्या है और आउटको क्या है, ठीक है। तो आप देखें आपके एसेट्स का जो ट्रेंड है वो 2005 से एकदम डिक्रीज कर गया है 2040 में, ठीक है। इनकम का आप देखें तो इंक्रीज कर रहा है और आउट को भी जो है समहाउ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको ये बता रहा है कि सोशल सिक्योरिटी एसेट्स का ट्रेंड बता रहा है कि आपका क्या ट्रेंड होगा, उसको एंटिसिपेट किया गया 2005 से लेकर 2040 तक। इसमें ये बात चलता है कि इस ग्राफ के बाद आप देखें आपने इसकी जो इंटरप्रिटेशन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द हेल्थ ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, मैनी फैक्टर्स आर हार्ड टू प्रेडिक्ट सच एज बर्थ रेट्स एंड द रेट ऑफ इमाइग्रेशन। उसमें आप सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को की हेल्थ को मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें बर्थ रेट आपको नहीं पता, यू आर अनसर्टन कि कितनी बर्थ रेट्स है। रेट ऑफ इमाइग्रेशन, बहुत ज्यादा इमाइग्रेशन है, ऑल्दो इट मे नॉट फेल, इट वुड बी वाइज फॉर योर प्लान अदर सोर्सेज फॉर योर रिटायरमेंट कैश फ्लोज। रेगुलेशन ऑफ पेंशन प्लान्स, जिस तरह आपने बात की इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है, बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है, सेम इस तरह पेंशन प्लान्स के लिए भी रेगुलेशन है। उसमें क्या है, अ मेजर यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1949 एस्टेब्लिश दैट पेंशन बेनिफिट्स आर अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग।
The number of plans increased from this as unions negotiated for such plans. इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1949 में था, उसमें पेंशन प्लान्स को रेगुलेट किया जा रहा है, उसमें पेंशन प्लान्स की वर्किंग और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रूल्स वगैरह डिफाइन है. उसमें क्या है कि पेंशन प्लान बेनिफिट्स जो हैं दैट आर अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द बार्गेनिंग. उसके अलावा कुछ और आपकी हैं जैसे एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1974 दैट इज आल्सो रेगुलेटेड द पेंशन प्लान्स. उसमें क्या दैट एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर फंडिंग, कि वो सारी गाइडलाइंस वगैरह के फंडिंग के लिए किस तरह आप गाइडलाइंस क्या हैं. अलाउड प्लान क्रेडिट टू ट्रांसफर विद द एम्प्लॉइज. एस्टेब्लिश वेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू गेन प्लान बेनिफिट्स, कि आप इन्वेस्ट किस तरह करें. इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि आप इंफॉर्मेशन वगैरह किस तरह प्रोवाइड करें. असाइन रेगुलेटरी ओवरसाइट टू द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर. ये जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट है, ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि पेंशन प्लान को किस तरह आप रेगुलेट करें. उसके बाद ये जो पेंशन प्लान है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था फॉर द पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू इंश्योर पेंशन बेनिफिट्स. उसमें क्या है कि आपकी पेंशन प्लान की इज अनेबल टू मीट दिस ऑब्लिगेशन. कौन सी अकाउंटिंग मेक्स इट डिफिकल्ट टू असेस फंडिंग स्टेटस ऑफ प्लान, कि अकाउंटिंग ने कुछ ऐसी लोगों के लिए बहुत मुश्किल कर दिया कि वो उनके प्लान्स को असेस कर सकें. मे बी इन ट्रबल एज प्लान्स अपीयर अंडर फंडेड, कि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है. तो नेक्स्ट स्लाइड है, ये जो स्लाइड है ये आपको ये बता रही है कि इसमें आपकी एनुअल पेमेंट्स जो आपने 1980 से की थी टू फेल्ड प्लान पार्टिसिपेंट्स 2005 में क्या हुआ, और आपकी जो 1980 से लेके 2005 तक देखेंगे. ये चार्ट आपको ये डिपिक्ट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स एंड बेनिफिशियरीज रिसीविंग पेमेंट्स. उसमें क्या है कि 1980 में देखें बहुत कम था. फिस्कल ईयर 1980 से लेके 2008 तक के देखें आपको ऑल द वे इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आएगा कि 1980 में बहुत कम था, फिर जो 2000 में जाके ग्रो करना शुरू किया और 2008 तक इसमें बहुत रैपिड चेंजिंग्स आई. फिर एक और पेंशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2006 जो है वो पास हुआ इन ऑर्डर टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ फेल्ड पेंशन प्लान्स. इस एक्ट में क्या था कि आपको बताया गया कि आपके फंडिंग रूल्स क्या हैं, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट रूल्स वगैरह बनाए जाए एंड स्ट्रॉन्ग पेंशन इंश्योरेंस सिस्टम. देखिए ये जो एक्ट है ये आपको डाइवर्सिफाइड मल्टी फंक्शंस प्ले कर रहा है. एक तो ये कि आपको पहले के फंडिंग रूल्स बताए जाए बहुत ज्यादा. इसमें तीन चीजों का जो मेन एक्ट, एक तो फंडिंग रूल्स, एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, क्योंकि अगर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट में इंडल्ज हो तो वो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ पेंशन प्लान्स. और सबसे बड़ी बात कि एक इंश्योरेंस सिस्टम होना चाहिए कि अगर इन केस ऑफ एनी लॉस इंश्योरेंस सिस्टम जो है दैट लॉस को फुलफिल करे. फिर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ पेंशन प्लान्स में एक और रिफॉर्म एक्ट बना 1978 में दैट अथॉराइज्ड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स. इसमें क्या है कि एंजॉय प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट्स की बात की गई. इसमें कीपिंग प्लान्स और सिमिलर प्लान्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, कि ऐसे प्लान्स बनाए गए रिटायरमेंट वालों के लिए जो बिल्कुल सिमिलर थे जब वो एम्प्लॉयड थे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सके. फ्यूचर ऑफ पेंशन फंड्स. फ्यूचर क्या है कि हम इसकी एक्सपेक्ट और जो वी कैन एक्सपेक्ट देयर ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी एज एवरेज पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो. क्योंकि आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो पेंशन फंड्स भी जो है उनकी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ पेंशन फंड्स जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं. पेंशन फंड्स में अगेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशंस एज देयर स्टॉक होल्डिंग इंक्रीजेस. पेंशन फंड्स को जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रोल, आप देखें आपकी बहुत ज्यादा स्टॉक होल्डिंग है, आपके नॉर्मली लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में पेंशन फंड्स जो हैं बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. आजकल तो आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आप लोगों को वेरियस पेंशन फंड्स जो है प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेंशन फंड्स. ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं. बहुत सारे एडवांटेजेस, हर चीज के आपको पता है कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. सेम इन द केस ऑफ पेंशन फंड्स. पहले तो
थ्री मेन काइंड्स ऑफ पेंशंस हैं। एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन जो आपको पता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड पर्सनल IRA, एक पर्सनल जो आपका है, ठीक है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स जो हैं दैट, इसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि आप अनसर्टन होते हो, सॉरी आप सर्टन होते हो कि आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो कंपनीज जो डिफाइंड प्लान्स की तरफ जाती हैं, दे वुड टेल देयर लोकल एम्प्लॉयज दैट व्हेन टर्न 65 द कंपनी विल पे देम अ मंथली अमाउंट। उनको पता होता है कि एट द टाइम ऑफ 60, हमारी गवर्नमेंट में पाकिस्तान में 60 है, लेकिन नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड 65 है रिटायरमेंट एज। उसमें ये बताया जाता है कि आपको एट द टाइम ऑफ 65 जो है आपको एक मंथली इनकम मिलेगी एज अ टिल द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इनका जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैं ये थोड़े से आजकल जो है नाउ डेज दे आर आउट ऑफ फैशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मली 40 इयर्स एक जगह काम नहीं करते, जो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है वो लोग मूव आउट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी वगैरह हो या गवर्नमेंट जॉब्स में, वहां पे ये चीज जो है मोर कॉमन है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स क्या है? ये वो होते हैं जहां पे आप अनसर्टन होते हो, जो परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। इसके दो मेन एडवांटेजेस हैं। एक क्या है कि गवर्नमेंट क्रिएटेड दीज पेंशन प्लान्स टू इनकरेज सिटीजन्स टू सेव मनी फॉर देयर रिटायरमेंट ईयर्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को इनकरेज करती है कि वो कुछ ना कुछ सेव करें फॉर द रिटायरमेंट, ताकि सेविंग्स को मोबिलाइज किया जा सके। जाहिर है उनकी सेविंग्स होंगी तो फर्दर आपकी इकोनॉमी में भी ओवरऑल अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। द इंकरेजमेंट इज दैट मनी कंट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन प्लान इज नॉट टैक्सेबल। और आपकी जो इसमें गवर्नमेंट इस तरह वो इंकरेज होते हैं कि ये अमाउंट टैक्सेबल भी नहीं होती, और जो मनी आपने पेंशन मनी से अर्न किए वो टैक्सेबल नहीं होती। दिस कैन रिजल्ट इन टू थिंग्स। इफ यू कैन कंट्रीब्यूट एनफ मनी टू योर पेंशन प्लान, यू माइट बी एबल टू पुट योरसेल्फ इनटू लोअर टैक्स ब्रैकेट ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स। अगर आप अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा इस इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो जो आपके वर्किंग ईयर्स होंगे वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिला जाएगा। सेकंड क्या है, मोस्ट पीपल विल कलेक्ट लेस मनी आफ्टर दे रिटायर, सो दे व्हेन यू विथड्रॉ दैट मनी इट विल बी सब्जेक्ट टू लोअर टैक्सेस एंड दैट वुड यू हैव पेड इफ यू डिड नॉट कंट्रीब्यूट दोज डॉलर्स। अब हमने यहाँ पे तो एडवांटेजेस की बात की, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अनलेस यू इंडिकेट दैट यू वांट योर पेंशन कंट्रीब्यूशंस टू बी प्लेस्ड इन अ सेविंग अकाउंट विच इज अ फंड दैट पेंशन कंपनी गारंटीज अ सर्टेन परसेंटेज रिटर्न, योर मनी एंड्स अप इन द स्टॉक मार्केट। आपको जो देखें उसमें ये कि जो आपने टैक्स सेविंग्स की सम केसेस में तो होती ही नहीं है, तो फॉर मेनी पीपल इट इज नॉट वर्थ द रिस्क टू हैव ऑल योर पेंशन मनी राइडिंग इन द स्टॉक मार्केट, where you can end up with losing huge chunks of your money। क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में किया तो वहां पे बहुत ज्यादा आपकी मनी लूज भी कर सकते हैं। 2010 में बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा कि रिसेशन इज टेम्परेरी एंड बहुत जल्द जो मार्केट स्टॉक मार्केट फिर से काम करना शुरू हो जाएगी, बट सेविंग अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट टैक्स इज वर्थ द गैम्बल। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है पेंशन फंड्स का कि अगर आपको इमरजेंट जरूरत है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर जो हिट द रिटायरमेंट एज, कि आपके जो पैसे हैं वो आपको कोई नहीं, अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यू हैव टू पे द पेनल्टी। कुछ पेंशन प्लान्स जो है वो आपको बोरोइंग प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इट, और अगर आप पे कर दें विद सर्टेन टाइम लिमिट तो कोई पेनल्टी और टैक्स नहीं है। लेकिन ये बहुत रिस्की है बिकॉज अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, यू आर इन नीड ऑफ फंड्स, तो आप जो है पेंशन से फंड विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो पेंशन्स के बारे में था, और शुरू में हमने इंश्योरेंस कंपनीज को देखा और लेटर ऑन हमने पेंशन्स को देखा। पेंशन्स में देखिए इतनी ज्यादा इसमें ये बहुत शॉर्ट सा था, इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, बहुत शॉर्ट और छोटा सा, क्योंकि पेंशन प्लान्स जो है वो इतनी ज्यादा आप देखिए, एक तो इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। पेंशन प्लान्स बेसिकली क्या होते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है आपको आपकी करंट इनकम में से कुछ पैसे जो है एम्प्लॉयर वो इन्वेस्ट करता है इन सम फ्यूचर बेनिफिट प्लान्स में, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मंथली पेमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको, क्योंकि रिटायरमेंट ये ज्यादातर अमेरिका में सिस्टम शुरू हुआ था वहां पे, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं दे आर नॉट रिलाइंग ऑन देयर चिल्ड्रंस, वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो। इसमें ये चीज है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया है। दो तरह की जो पेंशन हैं, टाइम डिफाइंड और कंट्रीब्यूशन डिफाइंड। जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसमें क्या था कि आपकी जो म्यूचुअल फंड्स
सॉरी आपकी जो पेंशन की अमाउंट्स हैं एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देगा एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय वो सर्टन है, क्योंकि अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस जैसी भी होगी लेकिन एम्प्लॉयर जो है बाउंड है कि एम्प्लॉय को पे करेगा। लेकिन जो आपकी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देता है जो अमाउंट वो ये होती है कि डिपेंड करती है आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। उसके बाद हमने बात की थी कि पेंशन को रेगुलेट किया जाता है, जिस तरह और इंश्योरेंस कंपनीज को म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट किया जाता है, इस तरह पेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पेंशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं तो इसके लिए भी डिफरेंट टाइम्स में एक्ट्स बनाए गए हैं जो एक्ट्स इनको रेगुलेट करते हैं। और ओवरऑल अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पेंशन फंड्स के देखें तो पेंशन फंड्स जो हैं वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि आप एट द टाइम ऑफ इमरजेंट नीड आप विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो यू हैव टू फुलफिल द पेनल्टी। अगर अदर देन आपकी बुक से मैं आपको एक मतलब अदर देन बात करें हम जनरल, तो आपको पता है कि पेंशन्स क्या होती हैं। आपको नॉर्मली पता है हर एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय किसी नॉर्मली गवर्नमेंट में होती हैं जिनको पब्लिक पेंशन कहते हैं, अगर प्राइवेट में है तो प्राइवेट पेंशन है। गवर्नमेंट क्या करती है कि देखें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी मंथली आप लोगों ने अगर देखी हो आप पे स्लिप्स वगैरह उसमें कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो डिडक्शंस जो हैं वो एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद मैंने आपके साथ एक मिनी केस शेयर किया था द पावर्स टू द पेंशंस, वो आप देख सकते हैं उसमें क्या था कि किस तरह पेंशंस जो है ग्रो की। फिर हमने पेंशन के डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह दिखाए कि किस तरह पेंशन मार्केट जो है उसने ग्रो किया फॉर द पीरियड ऑफ 1980 से लेके अब तक, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर में देखें इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि ये एक ही चैप्टर था, उसकी ओवरऑल मैं आपको समरी 5-6 पॉइंट्स में दिखाती हूँ दैट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट बिकॉज पीपल आर रिस्क अवर्स एंड प्रेफर टू ट्रांसफर रिस्क अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। इंश्योरेंस बेनिफिट्स पीपल्स लाइफ बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ रिजर्व दे वुड हैव टू मेंटेन टू कवर पॉसिबल लॉसेस। Second, adverse selection and the moral hazard are the problems inherent to the insurance business. Many of the provisions of insurance policies, including deductibles, application screening, and risk-based premiums, are aimed at reducing their efforts. Insurance is basically divided in two primary types: life insurance and the property and the casualty insurance. Because life insurance liabilities are very predictable, these insurers are able to invest in long-term assets. Property and casualty insurance companies must keep their assets more liquid to pay out unexpected losses. ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस कंपनीज को मैंने समराइज किया। अब पेंशन प्लान्स को, पेंशन प्लान्स आर रैपिडली ग्रोइंग एज अ लॉन्गर लिव्ड जनरेशन प्लान्स फॉर अर्ली रिटायरमेंट्स. There are two primary types of pension plans: defined benefit and defined contribution. Defined benefit plans pay benefits according to a formula that is established. Defined contribution plans specify only how much is to be saved. Benefits depends on the returns generated by the plans. Then हमने बात की थी largest public pension plan is Social Security, which is pay as you go system. Current retirees receive payments from the current workers. Many people are concerned that as the number of retirees increase, amount paid is to the Social Security system will not be sufficient to cover the sums being paid out. उसके बाद हमने बात की थी, ये तो था सारा पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंस के बाद। अब हम एक जनरल में आपको बताती हूँ कि पेंशन प्लान्स की ग्रोथ फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में देखें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह हैं और आपको पता है जब आपको ओल्ड एज में आप यू आर नॉट एबल टू अर्न एनी, आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो पेंशन प्लान्स जो है दैट गिव यू द बेनिफिट। हम ओवरऑल बात करते हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन प्लान्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि दोनों जो हैं पेंशन प्लान्स में क्या हो रहा है कि आपकी जो एम्प्लॉय है उसकी करंट इनकम का को लेके आप जो एम्प्लॉयर है वो सारे एम्प्लॉयज की इनकम को लेके एक पूल बना के उसको इन्वेस्ट करता है इन फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो दैट मीन्स कि ये जो रोल है इसका वो बिल्कुल सेम है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है, अब मैं आपके साथ एक जनरल, क्योंकि ये हमारा आज का लेक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक जनरल सी चीज बताती हूँ कि ऑल द वे, क्योंकि हमारे बहुत कम लेक्चर्स रह गए हैं, लेकिन आप देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने जो भी चीजें पढ़ी, एक तो एक कॉमन सोसाइटी में, और दूसरा क्या है कि आपका जो उनका बेसिक पर्पज है वो वही रहता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हम बार बार बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स की। उनका देखिए ओवरऑल अगर आप देखिए पेंशन्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, बैंक्स का, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट है कि ओवरऑल देखिए आपके जो पेंशनर्स वगैरह हैं वो उनकी भी अपनी इनकम किसी पर रिलाई नहीं करे। इट मींस कि आपकी जो ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द कंट्री इंप्रूव हो रही है, आपकी ओवरऑल जो साइक्लिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट में हम जाके अब हम जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे हम लोग। आपकी हमने फाइनेंस कंपनीज की बात की, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, तो फर्दर हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में कुछ भी आपने पूछना, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था इंश्योरेंस कंपनीज का, म्यूचुअल फंड्स का, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी ऑफ योर क्यूरी। उसके बाद हम इन द एंड में आपसे एक चीज शेयर करूंगी कि जो पेंशन प्लान्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, देखिए इसमें अल्टीमेट जो है वो आपकी वेलबींग आपकी सोसाइटी की है। देखिए सोसाइटल, इसमें बहुत सारे सोसाइटल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह के देखिए पेंशन प्लान्स में आप अपने जो रिटायरमेंट एज में जो ओल्ड एजेस के लोग हैं उनको भी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करें, यानी आप अपनी वेलबींग ऑफ कंट्री के लिए काम करें। आपकी कंट्री तभी किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि जो उसके सोसाइटी है, उसके जो लोग हैं उनको सर्विसेज, उनको बेहतरीन मतलब एक सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें। तो जितना भी हमारा ये कोर्स था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये आप लोगों के लिए मतलब एंड द होल अगर इसकी बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। वैसे तो हर कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें आप देखिए मल्टीपल टॉपिक्स आपने कवर किए हैं। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की भी बात की, हमने इंटरेस्ट रेट की भी बात की, हमने मतलब हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए, लेकिन उनका मेन एम वही था। और अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने मुझे बताया कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या हैं और पेंशन्स क्या हैं। देखिए इन सब में बेसिक जो चीज है वो तो एक ही है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फर्दर आपसे नेक्स्ट क्लास में कंपैरेटिव एनालिसिस मुझे बताएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनसे प्रीमियम लेती है, फी लेती है और उसको इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड्स क्या करती हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को उनसे भी उनके रिसोर्सेज लेके फर्दर इन्वेस्ट करती है। और जो आपके पेंशन प्लान है वो भी यही है कि एम्प्लॉय की करंट इनकम लेके फर्दर उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तीनों में आपके रिसोर्सेज, इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि अगेंस्ट आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है लॉसेस में। म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड लिक्विड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। और पेंशन्स क्या है, वो आपके ओल्ड सिटीजन्स को बेनिफिट प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज। यानी ओवरऑल आप देखें तो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस हैं। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी में ये होता है कि आपको फी पे करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन जो पेंशन प्लान्स होती हैं उसमें आपको बेनिफिट होता है कि आपकी सेविंग वगैरह है, लेकिन साथ ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपने ड्यूरिंग द टाइम अगर आपने विदड्रॉ कराना है तो पेनल्टी है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में भी कोई पेनल्टी होती है क्योंकि आपको जब तक आपकी लाइफ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस है वो खत्म नहीं होगी तब तक। तो आपकी ये असाइनमेंट है कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताएंगे बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कि इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह, उसमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या है और पेंशन्स में क्या है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।